Listen to Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. ये चैप्टर खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है और हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला. बट उनका एक बिलीफ था, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन. जब तक होता नहीं है तब तक ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब होने लगता है देन यू रियली वंडर कि ये कैसे हो गया. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Introduction. So this chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, who was born on 18th July 1918, the first black president of South. First black president थे. उससे पहले अब तक के सारे white presidents हुआ करते थे और वहां पे एक सिस्टम फॉलो होता था जिसका नाम था अपार्थीड. राइट? अपार्थीड क्या था? एक डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स और इसीलिए वहां पे अब तक सारे वाइट प्रेसिडेंट्स होते थे और वो इस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते थे. लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम था जब वो अपार्थीड का सिस्टम हटा के एक नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग पार्टी आई थी जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आज नॉमिनेट हुआ था, सॉरी आज सेलेक्ट हुए थे. ठीक है. So, experts from Long Walk to Freedom includes a description of the inauguration ceremony, citations from his speech. तो ये जो एक चैप्टर आपका लिया गया है ये उनकी उस दिन की स्पीच से लिया गया है जिस दिन इनको नॉमिनेट किया था, इनको अपनी ओथ लेनी थी और अब ये अपना प्रेसिडेंट बनने वाले थे अपने प्लेस के, अफ्रीका के. तो उन्होंने जब स्पीच दी थी उस स्पीच का ये एक छोटा सा पार्ट है. Right? His journey to being a freedom fighter. उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है. कौन सी जर्नी? जब वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक उनका जो स्ट्रगल था, along with the tribute to other freedom fighters. ये सब चैप्टर्स में ना अलग अलग पार्ट्स में कवर किया गया है. क्या क्या? उनकी लाइफ एक फ्रीडम फाइटर के तहत, उनका ट्रिब्यूट जो उन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर्स को दिया है ड्यूरिंग हिज स्पीच, countless other people who fought for their freedom, वो कितने important थे उनके लिए. Then in South Africa, a brutal practice named apartheid was followed. इसके बारे में भी उन्होंने काफी डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमारे कंट्री में अपार्थीड फॉलो होता था, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन था और वो डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगा. उसकी वजह से उनके रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ, उनके कंडीशंस अपनी कंट्री में क्या थे, वो उन्होंने सब अपने उस स्पीच में बोला है. Now, apartheid refers to the discrimination between the people on the basis of their race. It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of their basic rights. Even उनके basic rights भी उनको नहीं मिल रहे थे. Now this lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela along with others carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of color, caste, race, age or gender. तो उन्होंने बताया है कि कैसे अब उनके आने के बाद, उनकी ओथ सेरेमनी के बाद इस देश में, अफ्रीका में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन सब बेसिस को लेके, कलर, कास्ट, रेस, एज, जेंडर. सो नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. चलिए. Now this chapter explores, now this is the theme, this chapter explores the idea of the struggle, setback, renewed hopes. किन किन चीजों के बारे में है ये चैप्टर? सबसे पहले उस स्ट्रगल के बारे में, कितना स्ट्रगल करना पड़ा उनको अपनी उस फ्रीडम को लेने के लिए, ब्लैक्स को उस ऑपरेशन से बाहर आने के लिए. ठीक है. वो सेटबैक, क्या उनके लिए सेटबैक्स थे? रिन्यूड होप्स, होप थी कि एक दिन हमें वो फ्रीडम जरूर मिलेगी. एंड अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ. ट्रायम्फ का मतलब है जीत, सच्चाई की जीत होगी. Its theme is summed up in the last sentence of the extract. और last sentence क्या था? The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. बहुत ही important line है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो
नेल्सन मंडेला का कहना है जो ऑप्रेस्ड है और जो ऑप्रेस कर रहा है दोनों की ही फ्रीडम गई हुई है। क्या मतलब है इसका कहने का? तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं किसी को एक कमरे में बंद कर देती हूँ और उसको कहूंगी कि तुझे निकलना नहीं है इस कमरे से, तो वो तो बेचारा ऑप्रेस्ड है ही है, लेकिन जो मैं ऑप्रेस कर रही हूँ उसको, तो मुझे भी एक वॉचडॉग की तरह कमरे के बाहर बैठना पड़ेगा जस्ट टू सी कि वो कमरे से बाहर तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो उसकी फ्रीडम मैंने छीनी है, लेकिन मेरी खुद की भी तो फ्रीडम गई है ना, बिकॉज इवन आई कैन नॉट मूव आउट, आई हैव टू सिट टू वॉच हिम कि कहीं वो बाहर तो ना निकल जाए। तो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों की फ्रीडम जाती है अगर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो यही नेल्सन मंडेला का कहना है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर दोनों ही रॉब ऑफ हो गए हैं अपनी ह्यूमैनिटी से, अपनी फ्रीडम से। ठीक है, तो जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस हो रहा है दोनों ही इस ह्यूमैनिटी से दूर जा चुके हैं। नेल्सन मंडेला shares his experience to convey the thought that freedom is an individual's birthright. फ्रीडम एक इंडिविजुअल का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका बर्थ राइट है, और कोई भी इस दुनिया में उसके उस बर्थ राइट्स को नहीं छीन सकता है। Now, oppression is condemnable when it is inflicted as well as when it is tolerated. वो कह रहा है कि ऑपरेशन या तो आप पे हो रहा है या आप कर रहे हो, दोनों ही ठीक नहीं है। ठीक है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इक्वल एंड डिजर्व रिस्पेक्ट irrespective of their creed or skin color. इस दुनिया में सभी लोग डिजर्व करते हैं वो फ्रीडम और वो रिस्पेक्ट, चाहे उनका कोई भी कलर हो, चाहे उनकी कोई भी स्किन हो, कैसा भी उनका रिलीजन हो, हम किसी भी बेसिस पे किसी भी ह्यूमन को एक दूसरे से अलग नहीं मान सकते हैं। ठीक है, सो दोज हु लुक डाउन अपॉन देयर फेलो बीइंग्स और मिसट्रीट देम, तो जो भी अपने साथ के लोगों को मिसट्रीट करता है या उनको गलत व्यवहार करता है, बिहेव अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, वो नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि नेचर तो ये कहता ही नहीं है, नेचर कहता है कि सब ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं और ये हमारा बर्थ राइट है। The natural tendency of human beings is to love and not to hate. तो हमें जब नेचुरल टेंडेंसी का मतलब क्या है, जब हम पैदा होते हैं फ्रॉम द वेरी बर्थ, हम क्या करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम एक दूसरे को स्माइल देके, लव करके। आपने कभी भी देखा होगा कोई छोटा बच्चा पैदा होते ही हेट्रेड आपको एक्सप्रेशंस नहीं देगा। सो हमारा एक नेचुरल जो टेंडेंसी है वो हमेशा लव होता है, बट व्हेन वी ग्रो अप इन दिस नेचर तब हमें सिखाया जाता है हेट्रेड करना। Don't talk to strangers, don't do this, don't do that. ठीक है, तो we are taught to hate someone or for one or the other reason. Now this flame of love can never be extinguished. ये कभी भी, ये जो flame of love है ये कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी बुझाई नहीं जा सकती है। Therefore, the chains of hatred that bind the oppressor and the chains that deprive anyone of his rights must be broken. तो ये जो भी चेन्स हैं जो किसी के फ्रीडम को छीनती है, किसी के बर्थ राइट को छीनती है, या फिर किसी को भी किसी उसके राइट से दूर करती है, डिप्राइव करती है, ये हमें तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, नेचर के अगेंस्ट है। राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैसेज क्या दिया है इसमें नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला, द लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन लीडर and the author of this extract clearly advocates the supremacy of love. Students, आप ये चीजों का ध्यान रखिएगा, ये मैसेज है, ये थीम है, ये हम क्यों करते हैं, ये मैं आपको सारे चैप्टर्स की देती हूँ, वो इसलिए बिकॉज जब आपके बोर्ड्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो जब आपको इन चैप्टर्स के बारे में लिखना है कि क्या किस चीज के बारे में नेल्सन मंडेला ने लाइट थ्रो किया या किस चीज के ऊपर फोकस किया, क्या वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको यहीं से लाइंस लेनी है। एंड माइंड यू, कुछ वर्ड्स जो मैं अंडरलाइन करती हूँ, कुछ फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है, आप उनको एज इट इज लर्न करेंगे ना, आपको डेफिनेटली बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि अपनी लैंग्वेज में ना लिखे। सपोज देखिए, जैसे यहाँ पे है लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन लीडर,
प्लीज आप इसको ऐसे ही लिखें, लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन लीडर, ठीक है। फिर वो ऑथर है, वो क्लियरली एडवोकेट्स द सुप्रीमेसी ऑफ लव, इन वर्ड्स को याद कीजिए, ठीक है। वो एडवोकेट कर रहे हैं उस सुप्रीमेसी ऑफ लव के बारे में बात कर रहे हैं कि लव सबसे ऊपर है, ठीक है। हेट्रेड तो आना ही नहीं चाहिए, वी आर बॉर्न विद द नेचुरल कैलिबर इज लव and the importance of freedom in human life. He conveys the message. अब उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया है? That love comes more naturally to living beings than hatred. हमारे अंदर नेचुरली क्या है, कौन सा हमारा ट्रेट है? दैट इज लव. हेट्रेड हम बाद में सीखते हैं, बट द नेचुरल ट्रेट दैट वी हैव विद इन इज लव. लव एंड कंपैशन, अब इसको बार बार लव ना लिखें, लव एंड कंपैशन डाल दें इसमें, सो वोकैबुलरी वर्ड्स ऐड होते हैं. सो लव एंड कंपैशन आर इनबॉर्न व्हाइल हेट्रेड इज एक्वायर्ड. इनबॉर्न क्या है? लव एंड कंपैशन. और हेट्रेड क्या है? एक्वायर्ड है. मैंने आपको बताया ना, हम बाद में सीखते हैं. सो दैट इज एक्वायर्ड. Therefore the flame of goodness and love, तो ये जो हमारे अंदर एक नेचुरल ट्रेट है लव का, गुडनेस का, कंपैशन का, ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, शुड नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड. अब आप इसको खत्म नहीं होने चाहिए को फिनिश्ड ऑफ मत लिखिएगा प्लीज, बिकॉज दिस इज अ फ्लेम, और फ्लेम एक्सटिंग्विश के लिखा जाता है, right? The author also wants human beings to accept the need for compassion even for one's oppressor. He believes that the liberation from bondage is essential for both. कौन सा बॉन्डेज है ये जो बॉन्डेज है, ये यहाँ पे आपको बात कर रहा है जो आपने एक दूसरे की फ्रीडम को छीन लिया है, डिस्क्रिमिनेशन की बॉन्डेज है. डिस्क्रिमिनेशन की ये जो बॉन्डेज है, जिसने दोनों को बांध रखा है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों को बांध रखा है, और उसी की वजह से स्लेवरी आ रही है, ठीक है. दोनों को ही उसने ह्यूमैनिटी से दूर कर दिया है. So this is a very beautiful line. He believes, उसका belief क्या है? तो प्लीज आप ये यहां से लेके यहां तक इस लाइन को as it is लिखेंगे. So he believes that liberation from bondage is essential. दोनों को लिबरेट करने की जरूरत है, यानी कि इस चेन से, इस बॉन्डेज से तोड़ने की जरूरत है उन दोनों को, और फ्रीडम लेने की जरूरत है, ठीक है. तो जब हम इस बॉन्डेज से ऑप्रेसर और ऑप्रेसी दोनों को लिबरेट कर देंगे, तो व्हाट विल दे अचीव? दे अचीव फ्रीडम. So please play with these words. और ये तो सेंटेंस नेल्सन मंडेला ने खुद कहा ही है. So liberation from bondage is essential for both the oppressed and the oppressor, since slavery robs them of both from their humanity. क्योंकि स्लेवरी आती है और स्लेवरी उन दोनों को ह्यूमैनिटी से दूर ले जाती है. आगे देखिए, अनदर मैसेज, अब एक और मैसेज है दैट द ऑथर विशेस टू इम्पार्ट इज अबाउट द करेज, ठीक है. करेज क्या? करेज डज नॉट स्टैंड फॉर एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं है कि मुझे तो डर ही नहीं लगता है. करेज का असली मतलब है व्हेन यू फील फियर एंड यू हैव दैट इंस्टिंक्ट टू कम आउट ऑफ दैट फियर, उस फियर से लड़के बाहर आना, ठीक है. बट इट एक्चुअली लाइज इन ओवरकमिंग फियर, ओवरकम करना, क्योंकि डर आना, डर लगना, ये एक बड़ा ही नेचुरल इंस्टिंक्ट है. हम ये नहीं कह सकते मुझे कभी डर नहीं लगता है, ठीक है. सो डर लगेगा, बट देन करेजियस कौन है? करेजियस वो है जो उस डर से बाहर आए, ठीक है. आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप उस डर से बाहर आने की कोशिश करो, उस डर से लड़ो, वो करेजियस है, राइट. सो वन मस्ट स्ट्रगल फियरलेसली फॉर जस्ट द कॉज. जो भी कॉज है उसके लिए लड़ो. यहाँ पे कॉज क्या था? डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थीड था. तो उसके लिए इन्होंने फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ा है सबने मिलके. तो ये उसी कॉज के लिए कह रहे हैं. डर इन्हें भी लगा था, लेकिन ये करेजियस थे. इनके साथ जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी करेजियस थे, ठीक है. और क्यों थे? क्योंकि उन्होंने उस लड़ाई को पूरा किया. उनको उस लड़ने के लिए उनके अंदर उतनी हिम्मत थी. Now, courage helps ordinary people to come out of that. It also gives the ability of resilience that helps to fight the adversities of life. ये करेज ही है जो आपकी जिंदगी में जितनी भी एडवर्सिटीज आती हैं, जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, उससे आपको लड़ने की हिम्मत देता है. चलिए, नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच क्या है? सॉरी,
The autobiographical extract tells us that Nelson Mandela was born in a family with adequate means. नेल्सन मंडेला एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जहां उनके पास पर्याप्त छोटी मोटी जो भी एवरीडे लिविंग के लिए चाहिए होता है वो सब उनके पास कंफर्ट्स थे. बेसिक खाना, घर, पीना, खेलना, फ्रीडम, छोटा मोटा वो सब था उनके पास. As a child, he was free to do whatever he wanted. राइट जो भी उन्हें पसंद था वो सब उनके पास था और उन्हें एक फ्रीडम थी. अगर वो खेलना चाहते हैं, अकेले स्कूल तक जाना चाहते हैं, वो सब छोटे छोटे काम वो अपने आप कर सकते थे. As long as he was obedient and honored the customs of his tribe, अपनी ट्राइब के आसपास जो भी उनके कल्चर था वो सब उनको अलाउ करते थे और वो कर लिया करते थे. On growing up, he acquired education. जैसे वो बड़े हुए उन्होंने एजुकेशन भी लिया and realized that freedom enjoyed by him in his childhood was just a myth. यहाँ पे आता है आपका चेंज. अब तक तो वो बिल्कुल अच्छे थे और वो सोचते थे कि मेरे को कितनी फ्रीडम है, उनका चाइल्डहुड बड़ा आसान निकल रहा था. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उनको रियलाइज हुआ कि जिस चीज को वो बचपन में फ्रीडम समझते थे वो फ्रीडम नहीं थी, वो सिर्फ एक मिथ था, वो एक दिमाग का भ्रम था. क्यों? He found himself and his countrymen bound by racial oppression and discrimination. जब वो बड़े हुए तो उन्होंने लगा कि जो मेरे कंट्री के लोग हैं, मैं हूं, हम सब कुछ रेशियल डोमिनेशन से बंधे हुए हैं. यानी कि ये ब्लैक्स और व्हाइट्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके चलते हमें कुछ बंधन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. His love for freedom made him react very strongly against it. अब उनको तो बचपन से उन्हें लगता था ये फ्रीडम है, तो जो फ्रीडम की एक उनके अंदर इंस्टिंक्ट थी ना, उसके लिए, उस फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और वहीं से वो इंस्टिंक्ट शुरू हो गई कि मुझे अपने लिए और अपने कंट्रीमैन के लिए ये लड़ाई लड़नी है. राइट? मंडेला वॉज अ करेजियस पर्सन एंड डिड नॉट फियर एनीथिंग. He had immense willpower to undergo a long and difficult struggle for almost 8 decades before he won freedom for his countrymen. 8 decades यानी कि 80 years. So 80 years तक कम से कम उन्होंने ये एक बड़ा ही लंबा संघर्ष लड़ा. He was a humble man with gratitude in his heart for all those who had kept the flame of freedom struggle alive and on their legacy. तो यानी कि उन्हें जो उनके साथ के फेलो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए बड़ा ग्रैटिट्यूड था उनके दिल में. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस फ्रीडम की आग को जिंदा रखा था. ठीक है, उन्होंने, उनके दिल में बड़े ग्रैटिट्यूड था उनके लिए, बहुत थैंकफुल थे ये, क्योंकि अगर ये लोग नहीं लड़ते तो उनकी आने वाली जो जनरेशन थी वो भी ऐसे ही उसी डिस्क्रिमिनेशन में, अपार्थीड में जीती रहती. तो ये he was very thankful, he was courageous person because he fought for 8 decades. Okay, he had a kind heart and bore no malice against anyone. उनके दिल में किसी के लिए भी कोई द्वेष भावना या कुछ भी बुरा नहीं था. आप सोचिए, जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे तो उन्होंने क्या कहा होगा. उन्होंने, जिन वाइट्स ने उनके ऊपर इतने साल तक ऑपरेशन किया, उनके लिए भी उनके दिल में कोई बुरी भावना नहीं थी. उन्होंने कहा कि अगर मैं भी वही करूंगा, अब मैं अगर ब्लैक्स को ऊपर रख के और व्हाइट्स को नीचे करूंगा और उनके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, उनके ऊपर स्लेवरी करूंगा, तो उनमें और हम में डिफरेंस क्या रह गया? डिस्क्रिमिनेशन तो फिर भी हुआ ना. बस फर्क ये था, पहले व्हाइट्स कर रहे थे, अब ब्लैक्स कर रहे हैं, पर हमें तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म करना है. तो उनके दिल में किसी के लिए भी कभी कोई बैड फीलिंग्स नहीं रही. राइट? As a dedicated leader of African National Congress, Mandela worked all his life for peace and humanity. ये लाइंस आप फिर से याद कीजिए कि एक डेडिकेटेड लीडर होने की वजह से, किसके लीडर थे वो? दिस इज ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला जिंदगी भर काम करते रहे सिर्फ 2 ही चीजों के लिए, शांति हो और ह्यूमैनिटी हो. ठीक है? His resilience and selflessness earned him love and respect for the whole world. उनको पूरी दुनिया से प्यार मिला,
क्योंकि उनकी जो ये ह्यूमैनिटी को लेके, लव और पीस को लेके, एक साथ मिलके रहने को लेके जो उनके थॉट्स थे, दे वर प्रेज्ड बाय ऑल द कंट्रीज, right? His view that even the oppressor requires to be liberated from the chains of hatred that binds him indicates that he was an apostle of love, peace and harmony. जो उनके ये व्यूज थे कि जो ऑपरेसर है उसको भी तो वो जो चेन है, हेट्रेड की चेन है, उससे उसको भी आजाद करना है। अगर वाइट्स हम पर अब तक अत्याचार कर रहे थे तो वो वाइट्स भी हेट्रेड की वजह से कर रहे थे, और हेट्रेड से हम अपना भी नुकसान करते हैं। तो वो जो बेचारे वाइट्स हैं जो हेट्रेड की वजह से ब्लैक्स के ऊपर अब तक इतना अत्याचार करते आए हैं, स्लेवरी करते आए हैं, तो उन्हें भी उस हेट्रेड के चेन से मुक्त करना है, लिबरेट करना है, और उन्हें भी फ्रीडम देनी है। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ऑपरेसर यानी कि वाइट्स और जो ऑपरेस हो रहे हैं यानी कि ब्लैक्स, दोनों ही ह्यूमैनिटी से दूर हैं, दोनों ही स्लेवरी में है, और फ्रीडम दोनों को ही नहीं है। तो फ्रीडम दोनों को ही चाहिए। ये जो उनका सेंटेंस था ना, ये सेंटेंस दिखाता है कि वो कितना ज्यादा एपोस्टल ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी, ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना लव था और वो पीस और हार्मनी के लिए कितना ज्यादा काम कर रहे थे, right? This dynamic leader eventually succeeded in realizing his aim to set up a democratic non-racial government in South Africa. और यही वो डायनेमिक लीडर था जिसने आके लास्ट में ये रियलाइज कराया कि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में आ गई है। प्लीज learn these lines: democratic non-racial government in South Africa. आगे हम इस चैप्टर का पैसेज बाय पैसेज, सेंटेंस ईच सेंटेंस लेके मैं आपको वर्ड मीनिंग्स और उसका मीनिंग भी समझाऊंगी। जल्दी से आइए।